नमस्कार, मैं चंचल लगाए स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ अनिवार्य हिंदी की पुस्तक जो आरबीएससी सिलेबस में चलती है क्षितिज का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज 10वां चैप्टर ऋतुराज की कविता कन्यादान शुरू करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए और प्लीज़ अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलते हैं बिना समय गवाए अपने पाठ्यक्रम की ओर। इससे पहले हमने नागार्जुन की रचना कल और आज तक के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। काव्य खंड के आपने नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप उनको अवश्य देखें। शुरू करते हैं ऋतुराज की कविता कन्यादान। तो उससे पहले थोड़ा सा कवि का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म ऋतुराज जी का जन्म 10 फरवरी 1940 को भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में ही रहते हैं, यानी कि ये जीवित हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ और वे अपने आसपास के रोज़मर्रा घटित होने वाले सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं की गहरी निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ये बहुत ही आक्रामक तेवर, संश्लिष्ट भाव बोध और कलात्मक अभिव्यक्ति तथा समाजवादी विचारधारा वाले प्रखर कवि हैं। ये इनकी एकमात्र रचना ऐसी है जिसके कारण ये मेरे प्रेरणा स्रोत बन गए। कन्यादान बहुत ही अच्छी रचना है। वैसे इनका साहित्यिक जगत में देखें, काव्य संग्रह इनके 8 अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। मैं अंगीरस, एक मरणधर्मा और अन्य और क्या था, और पुल पर पानी, सूरत निरत, अवेकस, नहीं प्रबोध चंद्रोदय, लीला मुखारविंद, आशा नाम नदी, सोमदत्त परिमल, ये पुरस्कार हैं। तो देखें पाठ परिचय। कविता कन्यादान में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रहे हैं कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान जो गढ़ लिए जाते हैं, जो मतलब रूढ़ हो गई हैं बातें कि ऐसा तो स्त्री जाति के लिए ही निश्चित है, वे गलत हैं। वे आदर्श के मुखौटे का बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। सशक्त कवि हैं और इन्होंने नारी सम्मान को बहुत महत्व दिया। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार किया है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा प्रामाणिक अभिव्यक्त है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है।
नारी जाति का सम्मान हर पुरुष के बस की बात नहीं, और जो कर पाए हैं उनमें ऋतुराज बहुत उच्च श्रेणी के कवि हैं। तो शुरू करते हैं कविता। कन्यादान कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कविता तुकांत नहीं है, लेकिन भाव इसका बहुत ही अच्छा है, उच्च कोटि का है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते समय, लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की को दान देते समय माँ का दुखों से प्रमाणों से सिद्ध, सच्चा और वास्तविक था। प्रामाणिक मतलब उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रमाणित है। वह सच्चा और वास्तविक दुख है, क्योंकि वह कन्या ही उसके जैसे जीवन की एकमात्र पूंजी थी, अंतिम पूंजी थी। क्यों पूंजी थी? क्योंकि वही उसके अपने सारे सुख दुख बांटती थी। माँ के सबसे ज़्यादा करीब वह लड़की ही थी, जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात माँ इसलिए चिंतित थी, इसलिए दुखी थी कि अभी उसकी लड़की पूरी तरह सयानी नहीं हुई, अर्थात परिपक्व नहीं है, ना तो शारीरिक दृष्टि से और ना ही मानसिक या समझदारी की दृष्टि से। वह अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं थी, सयानी नहीं थी। उसे केवल सुख का आभास होता था। उसके समझ में अभी तक वह इतनी भोली और सरल थी कि उसे विवाह में जो वस्त्र आभूषण मिले या विवाह होने पर मिलने वाले सुखों का कुछ कुछ एहसास था, जो परंतु वैवाहिक जीवन के जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं या झंझट होते हैं, वह उन्हें नहीं जानती थी, वह उनको नहीं देख पा रही थी। पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों की और कुछ लय पंक्तियों की। अर्थात उसे सुख में छिपे हुए दुखों का पूरी तरह अनुभव नहीं होता था, अनभोगे सुखों का तो एहसास था। अर्थात उसके सामने वैवाहिक जीवन के सुखों का स्वरूप अस्पष्ट और मधुर कल्पना से भरा हुआ था, जिस कारण वह सुख जानने की कुछ कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वैवाहिक जीवन को कुछ तर्कों के आधार पर कुछ सुखमय होने का आभास होता था, लेकिन उसे दुख का आभास नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कितनी सुंदर बात कही कवि ने कि बेटी को समझाते हुए माँ कह रही है कि तू ससुराल जा कर अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत हो जाना। पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात दर्पण में या पानी में अपने चेहरे को देखकर, अपनी साज सज्जा को देखकर अपने रूप यौवन पर मुग्ध मत हो जाना। ये भ्रम मत पाल बैठना कि यहाँ ससुराली जन मेरे इस रूप वैभव से मुग्ध हो जाएंगे, मुझसे बंधे रहेंगे। जीवन की वास्तविकता तो कुछ और ही है।
दूसरी बात समझाते हुए माँ बोली कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अर्थात रोटियां सेकी जाती हैं आग पर, वह जलने या मरने के काम नहीं आती। यह कायरता भरा कदम है। आग का दुरुपयोग मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अर्थात जो वस्त्र और आभूषण देखकर तुम मुग्ध हो रही हो, ससुराली जनों को अपना समझ रही हो, कुछ पता नहीं है अभी, कोई भी पता नहीं कि वे कैसे हैं, तो उनके वस्त्र आभूषणों से तुम आकर्षित मत होना। ये गलत फहमी मत पाल लेना कि वे ससुराल वाले तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहेंगे। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंतिम पंक्ति में कविता का सबसे सरल भाव छिपा हुआ है। यथार्थ रूप में यही देखा जाए तो वे वस्त्र और आभूषण स्त्री के बंधन होते हैं, स्त्री जीवन को बांधने के लिए बंधन होते हैं, और वह इनमें बंधकर मोह और भ्रम से ग्रसित हो जाती है, अपना अस्तित्व ही भूल जाती है। माँ ने पुत्री को अंतिम सीख क्या दी कि तुम लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात लड़की बनकर तो रहना, अपने कोमल आचरण के कारण लड़की बनकर तो रहना, अपने स्वभाव में तो मृदुलता लाना, लेकिन लड़की जैसी मत दिखना, दिखाई मत देना। क्यों? कोमल आचरण तो रखना, ममत्व तो रखना, लेकिन एकदम दुर्बल, पराश्रित और दमन चक्र से दबी हुई अबला नारी कभी मत बनना। सहनशीलता तो रखना, लेकिन अपने स्वाभिमान को, स्वविवेक को, आत्मसम्मान को जाने मत देना। इसका भाव यही है कि तुम अपनी स्वाभिमान और आज़ादी को खोने का कारण इन गहनों और वस्त्रों को मत बनने देना। लोकानुभव कवि को बहुत है, उन्होंने उपमा अलंकार और मुक्तक छंद में बहुत अच्छी रचना की है। तो आज चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट, जैसा कि मैं हर वीडियो में करवाती हूँ, ये कठिन शब्द आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या किताब से पढ़ लें। इसी प्रकार प्रश्नोत्तर आप स्वयं करने की कोशिश करें, नहीं होंगे तो मैं कल करवाऊंगी, उनसे आप मिलान करें, फिर लिखें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।